ठीक है बच्चों। तो देखो जब हम एनपीओ पढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लाइक हम समझते हैं कि रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स होती है, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स होती है। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन, बेसिकली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स रिकरिंग नेचर ट्रांजेक्शन्स होती है। ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो साल में बार बार रिपीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन। कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स बेसिकली नॉन रिकरिंग नेचर ट्रांजेक्शन्स है, ये बार बार साल में रिपीट नहीं होती है। आप मतलब इस तरीके से इनको ध्यान रख सकते हो। अब और थोड़ा सा अगर हमने इसको समझना है तो जब हम रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है और एक रेवेन्यू इनकम आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चे जो साल में बार बार रिपीट होने हैं एंड वो खर्चे जो हम एक बार इनकर्ड कर रहे हैं लेकिन जो हमें बेनिफिट दे रहे हैं वो छोटे पीरियड के लिए बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट कैसे दे रहे हैं? हमें एक स्मॉल पीरियड के लिए बेनिफिट हमें लेस देन 1 ईयर के लिए देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने रेंट पे करा, मान लीजिए मैंने सैलरी पे करी, तो अगर मैं 1 महीने का रेंट दूंगा तो बच्चों बताओ मुझे बेनिफिट कितने दिन का मिलेगा? मुझे बेनिफिट खाली 1 ही दिन का तो मिलेगा। जवाब दो सारे बच्चे, बातें नहीं करनी है। अगर मैंने रेंट 1 महीने का पे करा है तो मुझे बेनिफिट भी 1 ही महीने का मिलेगा। अगर मैंने सैलरी 1 महीने की पे करी है तो मुझे बेनिफिट 1 ही महीने का मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस मार्कर में मैं अगर इंक डाल रहा हूँ तो मुझे जब तक इंक है तब तक ही बेनिफिट, मुझे फिर दोबारा डालना पड़ेगा। एक डिब्बी खत्म हो गई है, दूसरी मंगानी पड़ेगी। तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो खर्चे जो बार बार इनकर्ड करने पड़ते हैं। अगर हम एक बार इनकर्ड कर रहे हैं तो बच्चों बताओ उसका बेनिफिट हमें शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर लेस देन 1 ईयर के लिए मिलता है। लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट्स फॉर शॉर्टर पीरियड लेस देन 1 ईयर। और ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग इनकर्ड करते हैं, रेंट, सैलरी, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। अब अगर हम स्टाफ ही नहीं रखेंगे तो बिजनेस कहां से चलेगा? प्रीमाइसिस ही नहीं होगा तो हम सर्विसेज कहां से देंगे? इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस वगैरह। ठीक है। लाइक रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पढ़ा के जो सर्विसेज दे रहा हूँ यानी कि जो सर्विसेज दे रहा हूँ इसके बेसिस में जो आप मुझे फीस पे करते हो दैट इज माय रेवेन्यू। या कोई मैं सेल करता हूँ, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है कि जो मैं काफी रीजनेबल प्राइजेस पर क्या कर रहा हूँ बच्चों बताओ, मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी रेवेन्यू इनकम्स बन जाएगी। समझ में आया? और एनपीओ में जो मेन रेवेन्यू इनकम होती है, एनपीओ में जो मेन रेवेन्यू इनकम है वो है बच्चों आप लोगों की सब्सक्रिप्शन। एनपीओ में जो सबसे मेन इनकम है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन। क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेंबर्स को रेगुलरली क्या करना पड़ता है? पे करना। मान लीजिए मेरा मेडिकल लाइन का बिजनेस है, मान लीजिए मेरी डिस्पेंसरीज है या कुछ इस तरीके से, मैं क्या कर रहा हूँ जो पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं मैं उनको फ्री में या बहुत कम प्राइजेस पर मेडिसिन भी दे रहा हूँ। तो बच्चों मैं मेडिसिन बना भी रहा हूँ, तो मेडिसिन बनाकर सेल आउट भी करी जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें फ्री में ही दे रहा हूँ, मैं उनसे बहुत कम प्राइजेस चार्ज कर रहा हूँ, तो वो फिर मेरी रेवेन्यू नेचर की इनकम बन जाएगी। समझ आ गया बच्चों? बताओ। जब हम बात करते हैं कैपिटल नेचर, तो कैपिटल नेचर में हमारे पास एक कैपिटल रिसीप्ट्स मिलेगी और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, काफी अच्छे से पढ़ रखी है चीजें। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बताओ सारे बच्चे। या लाइक मैंने कोई एक बार एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिया लेकिन जिसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है लॉन्ग पीरियड तक, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, इस तरीके का मैंने कोई अमाउंट इनकर्ड किया है तो, या फिर मैंने बिल्डिंग बनवा दी है, या जैसे गाड़ी है, ध्यान से समझो, अब कार परचेज कर ली है जी सर, तो कार के ऊपर जो परचेज करने के लिए पैसे दिए हैं दैट इज बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जो है डेली बेसिस पर कार में पेट्रोल डाल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बाइक खरीद ली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट बाइक पे जो आप पेट्रोल डलवा रहे हो वो क्या है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर्विस करा रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? सर आप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आगे आने वाली जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको रेवेन्यू नेचर आइटम्स जाने वाले हैं। कौन से आइटम जाने वाले हैं? रेवेन्यू नेचर। और बैलेंस शीट में आपको कैपिटल नेचर आइटम्स जाने वाले हैं। तो प्लीज बच्चों इन चीजों पे अपना थोड़ा सा क्लैरिटी रखना, ठीक है बच्चों? तो ये है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देता है, लाइक मोर देन 1 ईयर, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, या फिर आपने गाड़ी का इंजन चेंज करा दिया, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी एसेट्स की लाइफ को बढ़ा दे। आप खर्चा उस अमाउंट में कर रहे हो जो जिससे आपकी एसेट्स की लाइफ इंक्रीज हो जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाती है। और एसेट्स को चलाने के लिए, रेगुलरली मेंटेन रखने के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप एसेट्स की रेगुलर बेसिस पर क्या करते हो? सर्विस करवा रहे हो। समझ में आ रहा है?
इंजन ऑयल वगैरह डाल रहे हो, वो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है? देखो बच्चों, जब हम कैपिटल रिसीप्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा पैसा आ रहा है जो हमारी मेहनत का नहीं है। मेहनत का पैसा हमेशा कौन सी रिसीप्ट होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट। मेहनत का पैसे का मतलब है जिसके अगेंस्ट में सर्विसेज दे रहा हूँ, बोलो बच्चों, या जिसके अगेंस्ट में कोई सामान वगैरह बेच रहा हूँ, वो मेरी कौन सी रिसीप्ट है बच्चों? बताओ, रेवेन्यू रिसीप्ट। बट कैपिटल रिसीप्ट क्या है? मैंने बैंक से लोन ले लिया। मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मैंने बैंक से क्या करा? लोन ले लिया। तो बैंक से लोन लेना कोई मेहनत तो है नहीं, या मैंने कोई बिल्डिंग सेल कर दी, मैंने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी, तो वो मेरी कौन सी रिसिप्ट बन जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ गया? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन सा आइटम रेवेन्यू है और कौन सा आइटम कैपिटल है। समझ में आया आप सभी बच्चों को? बोलो। क्योंकि अभी जब मैं आपको फाइनल अकाउंट बताऊंगा एनपीओ के, तो वहां पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर आपको एक टॉपिक मिलेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों आपको रेवेन्यू नेचर आइटम्स नहीं मिलेंगे। बैलेंस शीट में आपको बेसिकली ज्यादातर कैपिटल नेचर आइटम्स ही मिलेंगे। समझ आया नहीं है? जैसे बैलेंस शीट में क्या क्या देखने को मिल जाएगा बताओ? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये आ गया ना कैपिटल नेचर का। अरे बोलो भाई। और ये बैलेंस शीट में चले जाएगा सेल ऑफ, लाइक जो है लोन लिया है, लायबिलिटी साइड चला जाएगा, एसेट सेल कर दिया, माइनस हो जाएगी। ठीक है, चलो जी सर। और ये वाले आइटम कहाँ जाते हैं? ये आइटम चले एक्सपेंसेस जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, और रेवेन्यू इनकम जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, आपको अभी समझाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। वो जस्ट लाइक P&L की तरह है। P&L अकाउंट पढ़ा है आप लोगों ने? लाइक उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा? अरे बोलो यार। तो जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी है उसी से मिलती जुलती चीजें कर ले। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि सर एनपीओ में 3 ईयर है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, और फिर ये कॉन्सेप्ट समझाया। अब मैं चलूंगा अपने किसके पास चलने वाला हूं? मैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पास। तो आप इसे जल्दी से नोटिंग कर लीजिए बच्चों। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ बातें ध्यान रखना। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड्स करता है? ऑल ईयर ट्रांजेक्शंस। ऑल ईयर ट्रांजेक्शन का मतलब है वो करंट ईयर की भी रिकॉर्ड करेगा, प्रीवियस ईयर की भी, नेक्स्ट ईयर की भी। बस क्या है, बट कंडीशन इज दैट, कंडीशन बड़ी सिंपल है। इसको मतलब नहीं है कि पैसा पिछले साल का है या फिर अगले साल का है, लेकिन कंडीशन है या तो पैसा आया हो या फिर पैसा गया हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जवाब दो बच्चों। देखो, आपका पैसा आया या गया इस साल में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरी तरफ देखो सभी बच्चे, 2020 है ये, ठीक है। चलो अब हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21, 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21। तो ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है बच्चों। अब जब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा तो कुछ भी नहीं है, ये देखना है कि इस साल में कितना पैसा मिल रहा है और कितना पैसा जा रहा है। समझ आ गया? कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सिंपल सा है। अकाउंटेंट को बिठा दिया, भाई बैठ जाए इस कुर्सी पे, कुछ भी नहीं करना। तेरे पास पैसा आए तो रिकॉर्ड कर दियो, और तेरे पास पैसा चला जाए तो रिकॉर्ड कर दो, और तुझे सोचना ही नहीं है। अब चाहे पैसा इस साल का मिल रहा हो, ध्यान से सुनो, चाहे पैसा मुझे करंट ईयर के लिए मिल रहा हो, चाहे पैसा पिछले साल का मिल रहा हो, चाहे कोई बंदा अभी आकर दे रहा हो, अगले साल का दे रहा हो। बोलो बच्चों। तो मतलब जो बात करते हैं तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल ईयर की ट्रांजेक्शन आती है। बस कंडीशन ये कि पैसा मिलना चाहिए या फिर पैसा जाना चाहिए। समझ में आ गई? सेकंड थिंग क्या है, इसमें ऑल टाइप ट्रांजेक्शन आती है। ऑल टाइप का मतलब है इसमें कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन भी आएगी और एज वेल एज रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन भी आएगी। अब व्हाट इज कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन? मेरी तरफ ध्यान दो। मैंने मशीनरी खरीदी है तो भी रिकॉर्ड होगा, मशीनरी बेची है तो भी रिकॉर्ड होगा, रेंट पे करा है तो भी रिकॉर्ड होगा, सैलरी पे करी है तो भी, सब्सक्रिप्शन मिला है तो भी। समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। मतलब इस बात से मतलब नहीं है कि पैसा किस वजह से आ रहा है। बोलो भाई। पैसा हो सकता है मेरे को बिल्डिंग बेच के आ रहा हो, पैसा हो सकता है लोन लेने से आ रहा हो, पैसा हो सकता है रेंट मिल रहा हो, पैसा हो सकता है सब्सक्रिप्शन मिलने की वजह से आ रहा हो। और इस बात से भी मतलब नहीं है पैसा किस वजह से जा रहा है। पैसा हो सकता है रेंट पे करने की वजह से जा रहा हो, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, मशीनरी खरीद ली, लोन की रीपेमेंट कर दी। क्योंकि इस अकाउंट का जो पर्पस है, इस अकाउंट का बड़ा सिंपल सा पर्पस है, टू मेंटेन दी ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश या टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स।
जो भी हमारी कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन हो रही है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या है, इस वाले अकाउंट का पर्पस है। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात समझ आ रही होगी। बोलो बच्चों। यस सर। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको पहले करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर क्या है वो समझाया, और रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या है वो समझाया। तो जैसे 11th में कैश बुक होती थी उसी तरीके से है। अब सर ये बनता कैसे है, देखिए सभी बच्चे, ये कुछ स्टार्ट ऐसे होता है, यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं। अगर हमारे पास पुराना बिजनेस है तो बैलेंस बीडी में हम क्या लिख देंगे, कैश का बैलेंस लिख देंगे, और हम किसका लिख देंगे, बैंक का। समझ आ रही है बातें या नहीं आ रही? अरे बोलो बच्चों। मैं इसको रफ कर दूं, कोई दिक्कत ना हो तो। जी सर, आप इसको उधर वाले को रफ कर दीजिए। रुक। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। आई होप ये सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा, और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बन रहा है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा कुछ इस तरीके से। अब बताइए एनपीओ के पास पैसा किस किस वजह से आ सकता है, तो अपना दिमाग लगाओ, याद करो। सब्सक्रिप्शन से एनपीओ के पास पैसा आ सकता है। सब्सक्रिप्शन कौन था बताओ, ये नहीं पे कर रहे थे, इनके अलावा और सारे मेंबर पे कर रहे थे। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन बताओ? सब्सक्रिप्शन होता था जो अमाउंट पेड बाय मेंबर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना है, तो बच्चों उन्हें क्या देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन। समझ आया बच्चों आप लोगों को? अरे बोलो। यस सर। तो एनपीओ के पास सब्सक्रिप्शन की वजह से पैसा आया। आपको मैंने बताया था कि किसी ने हमें डोनेशन दे दी, तो बच्चों एनपीओ के पास पैसा डोनेशन की वजह से भी आ जाता है। सर एनपीओ के पास और पैसा कहाँ से आता है? एनपीओ का मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब है, उसने ग्राउंड है, उस ग्राउंड को रेंट पर दे दिया, तो ग्राउंड रेंट। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आप सब बच्चों को पता है। अरे बोलो बच्चों। यस सर। आपको मान लीजिए मेरी डिस्पेंसरी है, या मान लीजिए मेरा स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, और मेरे स्कूल का ग्राउंड खाली पड़ा है। आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। अब क्या है भाई साहब, अब मेरे पास कोई पेरेंट्स आए, कह रहे सर जी आप अपना ग्राउंड दे दीजिए, स्कूल के ग्राउंड में टेंट लगवा के और शादी करवानी है। अब बताओ बैंक्वेट वगैरह में जाए, वहां तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे जी वहां तो बहुत ज्यादा खर्चा है। तो एनपीओ ने भी सोचा अरे चल यार छोड़, कम से कम तेरा वहां लाख का खर्चा आ रहा है, तो एक काम करिए 20,000 रुपए मुझे दे दियो। आ रही है बात समझ नहीं आ रही? तो बताओ उधर से दोनों का फायदा हो गया। यस सर। एक तो जो शादी करवा रहे थे जो पेरेंट्स थे उनका ही फायदा हो गया, और स्कूल में खुला ग्राउंड मिल गया, और एनपीओ का क्या होगा, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आ गया। एनपीओ फ्री में नहीं देगा उसको, और हो सकता है फ्री में भी दे दे, डिपेंड करता है वो तो। अब एनपीओ ने वो ले लिया, बताओ सारे बच्चे पैसे, तो एटलीस्ट ये है कि अब मान लिया एनपीओ फ्री में बच्चों को एजुकेशन दे रहा, तो वो जो 20,000 रुपए मिल रहे हैं दैट शैल बी यूज्ड फॉर द एनपीओ पर्पस। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। तो एनपीओ के पास इस तरीके से कमाइयां आती है बच्चों। ठीक है, एनपीओ ने कोई कवि सम्मेलन करा दिया, या आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, चिल्ड्रंस डे पे अभी 14 नवंबर, पहले तो हमारे टाइम में फेयर वगैरह लगाते थे, मतलब मेले वेले लगते थे बच्चों। प्राइवेट स्कूलों के ज्यादा चोचले होते हैं, ये सरकारी वाले तो खैर नहीं करवाते। वो क्या करते हैं बच्चों बताओ, वो कहते हैं चलो थोड़े कलेक्शंस हो जाएंगे, मतलब स्टॉल्स लगवा देते हैं, कुछ गेम्स रहते हैं। बोलो भाई। मैं तो 1-2 बार अपने दोस्तों के साथ गया हूँ, एक बार अपनी सिस्टर के स्कूल में गया था, तो वहां पर क्या है, गेम लगी हुई है, वो एक तिल्ली ले लो, वो जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, अगर आपने जला दी सारी की सारी तो फिर मतलब आप जीत जाओगे, कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है, अलग अलग टाइप रहता है। उससे क्या होता है, फिर बच्चों को थोड़ा पार्टिसिपेशन हो जाती है, एनपीओ को कुछ ना, स्कूल वालों को कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, बच जाता है। समझ आया बच्चों? तो एनपीओ के पास पैसा किसी भी वजह से आए, वो सारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अब आप ये खुद सोचो कि एनपीओ के पास पैसा किस किस तरीके से आ सकता है। एनपीओ के मेंबर देंगे पैसा, सबसे मेन। एनपीओ को कोई काम देखकर कोई डोनेशन देगा, तो डोनेशन कोई बंदा रेगुलर नहीं देता है, उसकी मर्जी होती है, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसे पे करना पड़ता है, रेगुलर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो यार। चलो डोनेशन भी समझा देता हूँ। 2 तरीके की डोनेशन होती है, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है जो डोनर पैसे दे रहा है वो कंडीशन लगा देता है, कहता है पैसे दे रहा हूँ तो इसकी बिल्डिंग बनाइयो, इसकी मशीनरी लियो, इसकी किताबें खरीदियो, इससे मैच कराइयो। तो यानी कि जिस डोनेशन पर कंडीशन लग जाती है दैट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक डोनेशन, और जिस डोनेशन पर कोई कंडीशन नहीं रहती है, डोनर ने पैसे दे दिए अपनी मर्जी से यूज कर, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल डोनेशन।
तो ग्राउंड का रेंट हो सकता है कि एनपीओ के पास पैसे वैसे पड़े हों, एनपीओ ने बैंक में एफडी करा दी हो या बैंक में जमा करा रखे हो, तो एनपीओ को इंटरेस्ट मिल गया है। समझ में आ रहा है। एनपीओ बच्चों दुनिया भर के न्यूज़पेपर भी लेता है, तो एनपीओ क्या करता है, न्यूज़पेपर को सेल कर देता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। सर और बताओ बच्चों, कोई नया बंदा अगर एनपीओ में एडमिट होता है तो उसको एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस भी देनी पड़ती है। अरे बताओ यार। Yes, sir. जब तुमने स्कूल में एडमिशन लिया था तो तुम्हें पता है एडमिशन फीस तुम्हें फर्स्ट टाइम अलग से देनी पड़ी थी। समझ आया। अब कोई बंदा अगर मेरे एनपीओ में मेंबर बनता है तो हम कहते हैं 500 रुपए की पर्ची कटाओ और फिर आप क्या बनोगे, मेंबर बनोगे। समझ आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. कोई बंदा कहता है जी मैं तो लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझे बार बार की कोई टेंशन नहीं है, मेरी एक ही बार पैसे लो, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप दे दो, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी बंदे पे कर देते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एनपीओ ने कोई बिल्डिंग सेल कर दी है, सेल ऑफ एसेट, कोई भी एसेट सेल करके पैसा आ गया, एनपीओ ने कोई लोन ले लिया है, एनपीओ ने क्या कर लिया है, अरे कोई लोन ले लिया तो फिर वहां से आ गई बात समझ। पैसा किसी भी वजह से आए और पैसा किसी भी वजह से गए, बुक पैसा किसी भी वजह से जाए तो वो क्या चला जाएगा हमारा, कहाँ पर आएगा बच्चों, तो वो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। समझ आ गया नहीं आ गया? ऐसे आप अगर अपने पेज नंबर 1.3 पर देखोगे तो आपको बहुत सारे आइटम्स दिख जाएंगे। सर कह रहा है ओल्ड यूज, ऐसे डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड, एनपीओ ने भाई साहब शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे। अरे क्या बात है, एनपीओ तो भाई एडवांस हो रही है, शेयर मार्केट की भी नॉलेज है, लगा सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट तो मैंने लिख ही दिया। लीगेसीज मिल जाए, लीगेसीज बेसिकली क्या होती है, इन सारे वर्ड्स को हम लोग समझेंगे। लीगेसी एक अमाउंट होता है जो जैसे किसी बंदे की डेथ हो रही है तो वो अपनी विल पर, अपनी इच्छा पर वो पैसा एनपीओ को देकर जाता है, उसको हम बोलते हैं लीगेसी। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कॉलोनी में कोई पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे बेकार निकले, बच्चे बेकार निकलने का मतलब आप समझ ही सकते हो, बच्चे माँ बाप की सेवा ना करें, माँ बाप को उल्टा बोले, माँ बाप से बस खाली पैसे से संबंध रखें और वही वाला सिस्टम। तो माँ बाप कई बार क्या होते हैं, बच्चों की एक्टिविटीज से इतने परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देंगे। ध्यान से समझो, वो क्या कहते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी को किस में दे देंगे, दान, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देंगे। देखा होगा आप लोगों ने यार, बताओ यार। तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में हर तरीके के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब, मान लो अगर हम अच्छे हैं तो सारे ही अच्छे होंगे। तो क्योंकि जो है आजकल इंसान बड़ा स्वार्थी हो चुका है बच्चों, तो माँ बाप ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन जब बच्चे ने ऐसा कर दिया है तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, चलो उसको बेदखल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कुछ या नहीं सुना? बेदखल का मतलब क्या होता है, माँ बाप फॉर्मेलिटीज करते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, और अपने बच्चे को बेदखल में, तेरा आज से हमारी प्रॉपर्टी में कोई दायित्व ही नहीं है। अब माँ बाप को लग रहा है हमारी डेथ होने वाली है तो अब हम अपने बच्चे को तो कुछ देंगे नहीं, बोलो भाई। तो वो क्या करते हैं, जो उनके सगे हैं या जिन्होंने उनकी लास्ट टाइम में केयर करी है, वही उनको रिवार्ड्स के तौर, और जब जिनका कोई नहीं होता वो क्या करते हैं, अरे यार अब हम अपने साथ तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे, चल ऐसा करते हैं। वो बंदा एनजीओ चला रहा है, ध्यान से समझो, उसकी भावनाएं बहुत अच्छी है, उसका स्वार्थ बहुत अच्छा है, वो देखो सोसाइटी को सर्व कर रहा है, तो चलो हम क्या कर देते हैं, उसको पैसा दे देते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? दैट इज टर्म्ड एज लीगेसी। यानी कि जब बंदे की डेथ होने वाली है, वो अपनी मर्जी से, अपने विल पर, अपनी इच्छा पर एनपीओ को कुछ डोनेट करो। इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। समझ में आ गया? अगर कैश में पैसा मिल रहा है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड। समझ में आ गई? और कुछ भी पैसा मिल सकता है। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बातें समझ आ गई। और उसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, टू एनी अदर रिसीप्ट, एनी अदर रिसीप्ट। कुछ समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. बोल दिया करो बच्चों। देखो यार, एनपीओ फेस टू फेस करने का मतलब ही ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर आपको समझना है। अब बताओ एनपीओ के पास पैसा किस किस वजह से जाएगा, व्हाट आर द पेमेंट मोड्स ऑफ एनपीओ, बताओ सारे बच्चे। तो पेमेंट में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट या एक्सपेंसेस जो एनपीओ के होते हैं वही बेटा सेम किसके होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के। ध्यान से समझो, आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले सकते हो, जो हमारे खर्चे हैं वही हमारे स्कूल के भी है, चाहे वो प्रॉफिट्स मेकिंग कंसर्न हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग। समझ में आए? जैसे कि मान लीजिए रेंट पे करता है, एनपीओ रेंट पर है तो रेंट पे करना पड़ेगा, सैलरी है तो बच्चों सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैसे चले जाएंगे, कोई एसेट्स खरीदी जिस भी वजह से पैसा गया हो तो क्रेडिट, उसने कोई न्यूज़पेपर खरीद लिए मान लीजिए, कोई कार खरीदी है, कोई स्कूल बस खरीदी है मान लीजिए,
कोई स्कूल बस है, कोई कार है, कोई वैन है, कुछ भी खरीदा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. पेमेंट उसने किसी दूसरी डोनेशन कर दी, ध्यान से समझो, बाय डोनेशन टू अनदर एनपीओ, ऐसा भी होता है। उसने क्या करा, मान लीजिए अब हमारी एनपीओ है स्कूल में, हमारी एनपीओ है फ्री में बच्चों को पढ़ाने की या फिर नॉमिनल चार्जेस पर बच्चों को पढ़ाने की, तो ये तो हम सोसाइटी का एक एरिया, एक सेक्शन उठा रहे हैं जिसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि दूसरा बंदा एनपीओ चला रहा है, वो जो भूखे लोग होते हैं उनको क्या करता है, वो अरे खाना खिलाता है। ना बोलो बच्चों। तो यार एक बात बताओ, मेरा मन इतना अच्छा है कि यार मैं अपने सेक्शन पे, मैं इस वाली एनजीओ में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जब वो दूसरा बंदा इस तरीके के लोगों को ढूंढ रहा है, उनको खिला रहा है, तो चलो भाई उनके लिए कर देते हैं। आई बात समझ? तो बच्चों किसी भी वजह से पैसा गया हमारे पास से तो वो यहाँ आ जाएगा। एनपीओ ने इंश्योरेंस ले लिया है, एनपीओ ने कोई ऑनोरेरियम पे करी है, मैं आपको ज्यादा एडवाइस करूंगा कि आप इसको पेज नंबर टीएस ग्रेवाल बुक हम लोग फॉलो करते हैं, पेज नंबर 1.3 से और आइटम्स के लिए कॉपी भी कर सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है, समझ आ गई बात बच्चों? बताओ, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली है, कोई बुक्स वगैरह ले लिया, कोई लोन की रीपेमेंट मार दी, अरे बोलो। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा आया तो डेबिट साइड और पैसा गया तो क्रेडिट साइड, समझ आया? और इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान से समझो बच्चों, इधर देखो। इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना? सिंपल कि मेरे पास पैसा कितना आया है, कितना पैसा गया है, ओपनिंग कैश कितना था, ध्यान से समझो, ओपनिंग कैश कितना था और क्लोजिंग कैश कितना है। आई बात समझ या नहीं? बाय बैलेंस सीडी कैश या फिर बैंक, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बड़ा सिंपल सा पर्पस है ये फाइंड, मतलब इस वाले अकाउंट का, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कैश या फिर बैंक वाले ट्रांजेक्शन का। और उसके अलावा सेकंड क्या है बताओ सारे बच्चे? टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना? ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, टू फाइंड आउट ओपनिंग या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या फिर बैंक। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? जवाब दो बच्चों ना। कैश या क्लोजिंग, तो इसका कोई पर्पस प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं है। अरे बात समझ आ गई बच्चों? यस सर। तो अब आप इसके बेसिस पर सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आपकी बुक में डिफरेंस पेज नंबर 1.4 पर फीचर्स गिवन है, इसको प्लीज आप लोग पढ़ लेना, नेचर वेचर सब चीजें हैं। और उसके अलावा एक डिफरेंस गिवन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक का। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 करनी है। तो इसको सभी बच्चे जरूर कर लेंगे 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कहाँ चला गया बच्चों? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हो जाएगा। आगे बात समझ? तो बच्चों इस वाली वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरा नंबर लिख लीजिए आप लोग 9716980980 9716980980। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हो। एंड बच्चों प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए हमारी ऐप आ चुकी है, आप जाकर संजय क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए एंड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। एंड टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइए, आपको सारे नोट्स पुरानी वीडियोस के लिंक्स वगैरह सब एक जगह आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।